हेलो माय डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे और इस लेक्चर में इस वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं व्हाट इज अ म्यूटेशन। ओके, और म्यूटेशन के साथ साथ हम अपनी एनसीईआरटी को क्योंकि फॉलो कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, म्यूटेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पेडिग्री एनालिसिस या फिर आप कह सकते हो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के टॉपिक को इस वीडियो में हम कैरी करने वाले हैं। ओके, तो होपफुली ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ऑल द एग्जामिनेशन, या फिर ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की बात करें, इवन इवोल्यूशन जो कि प्रेजेंट टाइम पर डिलीटेड भले है बट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और उसके साथ ही साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी म्यूटेशन का टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं म्यूटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बायोलॉजी के सिलेबस में एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ बेस पर भी। सो लेट्स टॉक अबाउट द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन देखते हैं आखिर है क्या। कुछ तो जानते ही होंगे आप, कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। सो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट, म्यूटेशन से रिलेटेड, और वो ये है म्यूटेशन वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है। सो म्यूटेशन वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है टू चेंज। ओके, अगर हम ये कहें कि म्यूटेशन जो वर्ड है वो कहाँ से फॉर्म हुआ है, जैसे कि मोस्टली आप देखते हैं वर्ड्स को कि ये ग्रीक वर्ड था या लैटिन वर्ड था, तो वैसे ही म्यूटेशन वर्ड भी फॉर्म है म्यूटेयर सेंटेंस से। म्यूटेयर वर्ड से फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है टू चेंज। दैट मीन्स कि म्यूटेशन के प्रोसेस में कुछ चेंज हो रहा है और वही चेंज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्टली साइंटिस्ट है हमारे ह्यूगो डिवरीज जी, जिनके बारे में हमने मेंडल्स के कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार ऑर्गेनाइज मैनर में फॉर्म करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है हमारी ह्यूगो डिवरीज जी। थ्री साइंटिस्ट में ये एक थे। तो इवन यहाँ पर भी म्यूटेशन की जो प्रोसेस है वो ह्यूगो डिवरीज जी ने बताई थी ऑनियोथेरा लामार्कियाना प्लांट्स में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर वहां पर म्यूटेशन के प्रोसेस को देखा। सो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन आर अल्टरेशन, म्यूटेशन आर सम चेंज, सम स्पॉन्टेनियस चेंज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। ओके, म्यूटेशन क्या है? कुछ चेंजेस हैं और वो चेंजेस आपको इनहेरिटेड मैनर में देखने को मिलेंगे। अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में स्पॉन्टेनियस, पहली बात तो स्पॉन्टेनियस है ये, और उसके साथ ही साथ ये क्या है, ये चेंजिंग है जो कि डीएनए में या फिर जीन में हो रही है, और वो फिनोटाइप या जीनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मेशन भी कर रहा है। ठीक है, सो होपफुली म्यूटेशन क्लियर हुआ हुआ होगा आप लोगों को कि यहाँ पर कहाँ चेंजिंग हो रही है, यहाँ पर कहाँ अल्टरेशन हो रही है। पर्टिकुलर डीएनए में हो रही है, पर्टिकुलर जीन में हो रही है, और इस म्यूटेशन की वजह से जो फिनोटिपिक या जीनोटाइप जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वेरिएबल है, वो चेंज है। सो स्टूडेंट्स, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अभी हमने रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहां मैंने आपको बताया कि रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस में आप रिकम्बाइन कर रहे हो और वो वेरिएशन का एक पॉइंट है ना। इवोल्यूशन के पॉइंट में अगर हम बात करें तो वेरिएशन होगा तभी इवोल्यूशन कॉज होगा, अदरवाइज नहीं। तो म्यूटेशन का भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर वेरिएशंस में। ओके, तो वेरिएशन जो कॉज हो रहे हैं या उनके थ्रू आप इवोल्यूशन देख रहे हैं, उसमें म्यूटेशन भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो होपफुली यहाँ पर म्यूटेशन आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इस सिंपल सी मीनिंग से आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि म्यूटेशन क्या है। फर्स्टली मैंने यहाँ पर बोला अल्टरेशन ऑफ डीएनए। इट मीन्स कि अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए में कुछ चेंजिंग आ रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आपको देखने को मिल रहा है, उसका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है कि चेंज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इट मीन्स जेनेटिक मेकअप भी चेंज हो रहा है और जो फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस म्यूटेशन की प्रोसेस में। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड क्या पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिले हैं म्यूटेशन में। वो फर्स्ट पॉइंट मिला है साइंटिस्ट का नेम ह्यूगो डिवरीज डिफाइंड फर्स्टली अबाउट द म्यूटेशन प्रोसेस। सेकंड पॉइंट आपको मिला है दैट इज लिटरल मीनिंग टू चेंज, एंड अनदर सेंटेंस आपको यहाँ पर क्या मिला है, इनकी डेफिनेशन अल्टरेशन ऑफ डीएनए
या फिर अल्टरेशन ऑफ डीएनए या चेंज इन डीएनए, स्पॉन्टेनियस चेंज इन डीएनए, एंड दिस consequences is changes in genotype and phenotype. So genetic makeup and उनके जो physical characteristic features हैं, या फिर आप ये कह लें कि यहाँ पर morphological जो characters हैं वो change हो रहे हैं, तो ये है यहाँ पर म्यूटेशन। नेक्स्ट फैक्ट समझते हैं स्टूडेंट्स म्यूटेशन से रिलेटेड, और वो है टाइप्स ऑफ अ म्यूटेशन। इनके कॉजेस के बेस पे म्यूटेशन को मोस्टली टू ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट ग्रुप है यहाँ पर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड अनदर इज अ इंड्यूस्ड म्यूटेशन। लेट्स वी कंसीडर, लेट्स वी आइडेंटिफाई व्हाट इज द मीनिंग spontaneous mutation एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। सो स्टूडेंट आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब अपने दिमाग को खराब नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब हम क्या बोलते हैं, सडनली। ओके, सडनली हम बोलते हैं, और उसके साथ ही साथ स्पॉन्टेनियस का मीनिंग एक तरीके से और आप निकाल सकते हो, नेचुरली अकरिंग। Okay, so spontaneous mutation are those mutation which naturally occur, which induced by nature. Okay, and here induced mutation के बारे में हम क्या कहते हैं, induced mutation is totally artificial mutation. So first point यहाँ पर आप क्या अपने माइंड में रखने वाले हैं कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन किन में हो रहा है, तो आप कह रहे हैं ये नेचुरली अकर हो रहा है। और इंड्यूस्ड म्यूटेशन में आप क्या कह रहे हैं कि ये नेचुरली नहीं आर्टिफिशियल अकर हो रहा है। अब नेचुरली अगर अकर हो रहा है तो सिंपल सी बात है नेचर्स के थ्रू है यहाँ पर, है ना, ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट आप जब आर्टिफिशियल की बात करते हो तो आप कहते हो हियर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अकर। नेक्स्ट फैक्ट स्टूडेंट, दूसरे फैक्ट यहाँ पर है, ये कभी भी हो जा रहा है ना, यहाँ पर कुछ नहीं पता किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को, बट दिस type of alteration of a DNA is present in the case of a spontaneous mutation, but in the case of a induced mutation, student, here man is involved, man is induced the mutation। man क्या कर रहा है, man induce करा रहा है म्यूटेशन को। अब नेक्स्ट यहाँ पर कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं या फिर कौन से ऐसे म्यूटाजेनिक थिंग है जो कि म्यूटेशन की प्रोसेस को कॉज करते हैं, तो हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में कहते हैं टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब जो भी हमारे नेचर से मिल रहा है ना, नेचर नेचुरली अकर हो रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट में सडन चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से कॉज होने वाले म्यूटेशन को हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। और अगर हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन की बात करते हैं तो एक्स रे, गामा रे, ओके, ये जितनी भी रेज है ना ह्यूमन में, उनकी वजह से जो म्यूटेशन कॉज हो रहा है उसे हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ पर इंड्यूस्ड म्यूटेशन एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डिफरेंस के बेस पे भी आप इन्हें बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ भी बता सकते हैं, अगर आपको म्यूटेशन का टॉपिक 3 मार्क्स में है या 2 मार्क्स में है तो आप अच्छी खासी डिफिनेशन के साथ साथ अच्छे पॉइंट भी अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो होपफुली यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स moving on about the next concept, and the next concept is related to types of a mutation. So student, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पर म्यूटेशन के 2 टाइप्स बताए गए हैं, और 2 टाइप्स यहाँ पर क्या है जिनमें आप पॉइंट म्यूटेशन बोलते हो, और सेकेंड वन को आप एक तरीके से क्रोमोसोमल या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हो। ठीक है, ग्रुप वाइज अगर मैं कहूँ, अगर एनसीईआरटी नहीं और आपकी रेफरेंस की बुक के हिसाब से कहूँ तो वहां पर 3 टाइप्स की म्यूटेशन दिए हैं। कॉमनली किसी बुक में 2 टाइप्स की म्यूटेशन दिए हुए हैं कि एक जीन म्यूटेशन होता है, सेकंड वन क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, और यहाँ पर थर्ड टाइप आपको मिलता है वो जीनोमिक म्यूटेशन होता है। तो यहाँ पर हम जो फोकस करने वाले हैं वो अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करने वाले हैं, और यहाँ पर जो म्यूटेशन दिए हैं वो आपके जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन जिसे हम कहते हैं, नेक्स्ट वन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में फैक्ट है, या फिर आप यहाँ क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में बोल सकते हैं। व्हाट इज अ पॉइंट म्यूटेशन? सो लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द पॉइंट म्यूटेशन। सो स्टूडेंट, बहुत ज्यादा दिमाग यहाँ भी नहीं लगाना है, आपको क्या करना है,
वर्ड पर फोकस करना है, और वर्ड है हमारा यहाँ पर पॉइंट। पॉइंट मीन्स स्टूडेंट जो हमारे डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, जो हमारा डीएनए होता है, इस पे स्पेशली बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये स्पेसिफिक जीन के सीक्वेंस हैं, ठीक है, जीन्स इनमें प्रेजेंट है। और यहाँ पर अगर पर्टिकुलर किसी जीन में चेंजेस आ रहे हैं, और जीन में चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं, मान लीजिए किसी बेस पेयर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ABCDEFG, ठीक है, इतने यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जीन्स बेस पेयर प्रेजेंट है, और इनमें से एक बेस पेयर क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है, इसमें आपको चेंजेस दिख रहे हैं। अब बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर अगर ये बेस पेयर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो क्या चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको, दिखेंगे ना। तो वही यहाँ पर क्या है, आपका पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, जो मैंने आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बताया, मान लीजिए कोई एक जो हमारा बेस पेयर है वो यहाँ से डिलीट हो जाए, और कोई एक न्यू बेस पेयर यहाँ पर क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो इसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी है, तो हम वहां पर भी कुछ ना कुछ इनके बारे में बात जरूर करेंगे, बट यहाँ पर जितनी बात हमको करनी थी वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है राम हैज कैप, ठीक है। अब मैंने इस सेंटेंस को क्या लिख दिया, मैंने इस सेंटेंस को लिख दिया राम कैप है, तो है तो वही, बट ये वर्ड्स, ये पूरा जो सेंटेंस था वो यहाँ से सेकंड नंबर, थर्ड नंबर से सेकंड नंबर पे शिफ्ट हो गया ना, तो फ्रेम क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, और इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंसर्शन डिलीशन जैसे टॉपिक्स आपको जरूर आने चाहिए, जरूर पता होने चाहिए, और इतना सफिशियंट है फिलहाल के जानने के लिए आपके लिए। और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो हियर स्टूडेंट्स द अनदर थिंग विच इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। सो कॉमनली आप ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में जानते हैं जो हमें खुद में हमारी बॉडी में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती रहती है ना, कॉमन कोल्ड, ठीक है, और उसके बाद फीवर, और नेक्स्ट उसके बाद मतलब बहुत सारी बीमारियां, अगर आप ट्यूबरकुलोसिस है, कॉलेरा है, ठीक है, HIV कह रहे हैं, मतलब एड्स कह रहे हैं, तो ये सब क्या है, कॉमनली डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हो रहे हैं, सबको ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीजेस हैं। तो आखिर वो डिजीजेस तो है जो हमारे हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं, तो आखिर ये क्या है, फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है। सो स्टूडेंट जेनेटिक्स के बारे में हमने क्या बात की, हमने जेनेटिक्स के बारे में ये बात की कि कैरेक्टर्स, पर्टिकुलर कैरेक्टर्स या ट्रीट वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। सो सेम एज हियर स्टूडेंट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब भी क्या होता है कि अगर किसी एक पर्सन के जीन में कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो इनहेरिटेड होगी, उसकी प्रोजेनी में भी वो प्रॉब्लम ट्रांसफर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम किसी फादर को है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, और ये प्रॉब्लम उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ये बातें बोलते हैं ना, बोलते हैं थे ना, सुनते हैं कि मतलब अगर कोई डॉक्टर है, फादर उनके डॉक्टर हैं, तो उनका बेबी भी डॉक्टर होगा, जरूरी नहीं है। मान लीजिए उनका इंटरेस्ट, उनके बेटे का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, तो वो इंजीनियर भी तो बन सकते हैं ना, तो डिपेंड करता है उस चाइल्ड पे। तो सेम ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर अगर कॉमन कोल्ड जैसी प्रॉब्लम है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर ये डिसऑर्डर जीन्स में नहीं प्रेजेंट है, बट जेनेटिक डिसऑर्डर हम किसे कहते हैं, जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरी ऑन होती है, जो जाती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर तो हम समझ गए, जो कि इनहेरिटेड हो, है ना, जनरेशन टू जनरेशन क्या हो, इनहेरिटेड हो, जीन्स में प्रेजेंट है। और अब उसी से रिलेटेड हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, पेडिग्री एनालिसिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पेडिग्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ एनालिसिस। तो स्टूडेंट पेडिग्री वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने ग्रेगर जॉन
जी के बारे में पढ़ा, उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने एक जनरेशन तक नहीं क्रॉस कराया था। आपने कहा कि सर सबसे पहले पेरेंट्स थे, फिर F1 प्रोजेनी, देन F2 प्रोजेनी एंड देन F3 प्रोजेनी भी होती है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि आप कितने जनरेशन तक क्रॉस करा रहे थे। मैंने आपको बताया ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने पी प्लांट्स को इसीलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि उसमें वो बहुत सी जनरेशन को देख सकते थे और वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड उनका लाइफ स्पॉन टाइम पीरियड था। तो इस वजह से हम वहां पर कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, बहुत सी जनरेशन के स्टडी कर पा रहे थे। सेम एज हियर स्टूडेंट, जब ग्रीगर जॉन मेंडल जी ऐसा कर पा रहे थे, है ना, स्पेसिफिक ट्रेट को अगर उन्होंने हाइट यहाँ पर ले रखा था टॉल और डॉट, तो उसको वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन वो स्टडी कर रहे थे। सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। जब हम ह्यूमन बीइंग के केसेस में किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को लेकर के उस पूरी जनरेशन में, है ना, उनकी बहुत सारी जनरेशन की स्टडी करते हैं पर्टिकुलर एक ट्रेट को ध्यान में रखते हुए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। इट मीन्स कि अगर आप किसी एक फैमिली को जानते हो और उस फैमिली में उनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के फादर, है ना, मतलब ग्रैंडफादर के फादर क्या मतलब ग्रैंडफादर हो गया, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, मतलब एक तरीके से 4 to 5 जो पीढ़ियां हम लोग बोलते हैं ना, जो हम लोग जनरेशन बोलते हैं, उनकी स्टडी कर रहे हो पर्टिकुलर किसी एक ट्रेट को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हीमोफीलिया के केस में आपने देखा कि जो दादाजी थे उनको भी था हीमोफीलिया, फिर उनके बेटे को भी हीमोफीलिया था, फिर उनके बेटे को हीमोफीलिया था, फिर उनके भी बेटे को हीमोफीलिया था। ठीक, तो इस तरीके से आपने पर्टिकुलर एक डिजीज की बात की, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, और उस हीमोफीलिया को आपने कई सारी जनरेशन में रीड किया। तो आप क्यों ऐसा करते हैं, हम इसलिए पेडिग्री एनालिसिस करते हैं कि अगर हमने जाना कि भाई 5 to 6 जनरेशन में यहाँ पर हीमोफीलिया हो रही है, डिसऑर्डर्स प्रेजेंट है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या फिर मतलब आइडेंटिफाई अगर कर लिया तो पहली बात तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपके पेडिग्री एनालिसिस के हेल्प से, और फिर उसके कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हम फॉलो कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड कुछ सिंबल्स यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, और वो सिंबल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ सिंबल। और फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो हियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सिंबल्स हैं और ये सिंबल्स आपके बहुत काम के होने वाले हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड जो सिंबल्स फॉलो करते हैं या यूज करते हैं उन्हें समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आप एक स्क्वायर शेप देख रहे हो जो कि मेल के लिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को शो करते हैं इस सिंबल्स के थ्रू। देन उसके बाद आप ये एक सर्कल देख पा रहे हैं जो कि हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, आप यहाँ पर ये स्क्वायर अगर इस शेप में आप फॉर्म कर रहे हो तो आप इसे सब सेक्स अनस्पेसिफाइड यूज करते हैं इसके लिए। देन उसके बाद अगर आपने ऐसे सिंबल्स देखे और ये सिंबल्स क्या हैं, कलरफुल है, मतलब डार्क है एक तरीके से, जैसे ये मेल है तो ये अनअफेक्टेड मेल है एक तरीके से कह सकते हैं। बट अगर आपने यहाँ पर इन्हें क्या कर दिया है, कलर कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, दैट मीन्स इनमें कुछ ना कुछ डिजीजेज हैं। ठीक है, इनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको बात करें यहाँ पर कुछ और, जैसे अगर आपको कोई सिंबल्स ऐसा मिलता है और उसमें हाफ कोटेड ही है, मतलब हाफ यहाँ पर क्या है, कलर्ड है, तो इसका मतलब होता है कि ये कैरियर है, कैरियर फीमेल्स हैं, या कैरियर मेल्स तो होंगे नहीं, बट ये कैरियर फीमेल्स है, इसके लिए हम ये सिंबल्स यूज करते हैं। मतलब अनअफेक्टेड है बट वो क्या है, एज अ वेक्टर वर्क कर रही है, जनरेशन से ट्रांसफर कर रही है, बट उनमें आपको सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जनरली अगर आपने एक स्क्वायर फॉर्म किया है और एक सर्कल से उसे एक सिंगल लाइन से जोड़ दिया है तो इसे आप मेटिंग बोलते हैं, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है एक तरीके से। और अगर यहाँ पर आपने इसे 2 लाइन से जोड़ रखा है तो आप इसे बोलते हैं मेटिंग बिटवीन रिलेटिव।
है ना, रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग करा रहे हैं। और स्टूडेंट्स अगर यहीं पर मैं अगर ये कहता कि भाई ये जनरेशन है, अगर मुझे यहीं पे रिप्रेजेंट करना होता, देखिए मैं कितना अ, कितना कम वर्क जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसी में सब कुछ तीन तीन सिंबल्स आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपने देखा ये मेल है ये फीमेल है, और इनके बीच में जनरली क्या है, मेटिंग है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, और ये उनका क्या है, फर्स्ट चाइल्ड है। अब अगर यहीं पर ये कलरफुल होते तो फिर हम क्या कह देते कि ये क्या है, ये चाइल्ड अफेक्टेड है, और इनके पेरेंट्स क्या है, अनअफेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स ये और ये लास्ट वाला सिंबल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनअफेक्टेड, यहाँ पर क्या है, 5 इंडिविजुअल है। अगर 5 नंबर्स यहाँ पर लिख रखे हैं हमने, तो 5 इंडिविजुअल्स हैं जो कि क्या है, अनअफेक्टेड है। तो होपफुली ये सिंबल पेडिग्री एनालिसिस के समझने के लिए सफिशिएंट है हमारे लिए, इससे ज्यादा सिंबल्स नहीं है, हैं भी रेफरेंस में होंगे, बट यहाँ जितने ही इतने ही हम कर लें, है ना, जितने हमारे काम के हम उतने ही कर लें, बहुत है। पेडिग्री एनालिसिस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चा, तो यहाँ पर 4 केसेस होते हैं जो हमको पेडिग्री एनालिसिस में आइडेंटिफाई करना होता है, उनके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। सो हियर स्टूडेंट, पेडिग्री एनालिसिस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। मैंने आपको 4 केसेस जो बताए, वो 4 केसेस क्या थे कि आपको सबसे पहले कोई भी अगर पेडिग्री प्रॉब्लम दी जा रही है, कोई भी पेडिग्री चार्ट आपको दिया जा रहा है, तो आपको फर्स्ट थिंग जो वहां आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, वो क्या आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमें ये क्वेश्चन मिला है पेडिग्री का, वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो आपको ये वहां पर पता होनी चाहिए कि जो भी आपको पेडिग्री चार्ट मिला है, जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पर क्या पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए ये डिसऑर्डर ऑटोसोमल है, ओके, या फिर ये डिसऑर्डर आपका कैसा है, सेक्स लिंक्ड है। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे ना, मैंने आपको ऑटोसोम्स के बारे में बताया है, मैंने आपको सेक्स लिंक के बारे में बताया, मतलब सेक्स क्रोमोसोम से अगर कोई डिसऑर्डर या डिजीज लिंक है और वो इनहेरिटेड हो रही है, उसको हम पेडिग्री एनालिसिस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। सो स्टूडेंट, फोर्थ थिंग यहाँ पे आपको समझ में आ गई। फर्स्ट थिंग हम यहाँ पर ये पहचानने वाले हैं कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है, और सेकंड थिंग हम यहाँ पर क्या पहचानने वाले हैं कि जो भी हमें कैटेगरी दी गई है वो ऑटोसोमल है या फिर वो सेक्स लिंक्ड है। तो कैसे हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक चार्ट फॉर्म कर रहा हूँ, है ना, और उसे आपको यहाँ पर मुझे बताना है इन 4 केसेस को, ठीक है। तो उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको ऐसी प्रॉब्लम एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहां ऐसा ना हो कि आप फॉर्म ना कर पाए, मतलब ये ना बता पाए कि आखिर क्या हुआ है यहाँ पर। तो जरूरी है कि आपको जरूर यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग रहेगी आपके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक। तो मान लीजिए मैंने ये क्या बनाया है, एक पेडिग्री चार्ट फॉर्म किया है, और मैंने आपको ये चीजें बताई थी बहुत अच्छे से कि कैसे हम यहाँ पर इनके सिंबल्स फॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैंने बनाया, ये एक था पेडिग्री, ठीक है। नेक्स्ट वन हियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुली। फर्स्ट थिंग मैं आपको पहचानना बताने जा रहा हूँ, वो क्या है, डोमिनेंट, और दूसरा क्या है, रिसेसिव। तो डोमिनेंट को यहाँ पे समझिएगा। डोमिनेंट का मतलब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, अगर आपको कोई भी पेडिग्री चार्ट दिया गया है और उस पेडिग्री चार्ट में हर एक जनरेशन में अगर आपको कोई अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, कोई अफेक्टेड पर्सन दिख रहा है, तो आप ऐसे चार्ट को क्या बोलते हो, डोमिनेंट पेडिग्री बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक फॉर्म किया है यहाँ पर पेडिग्री चार्ट, ठीक है। अब आप इसे कैसे एनालिसिस करोगे, ये पेरेंट्स है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, पेरेंट्स है, फिर ये उनकी फर्स्ट प्रोजेनी है और ये सेकंड प्रोजेनी है। तो ये इतनी चीजें तो आप समझ गए ना, पेडिग्री चार्ट में जनरेशन कैसे मैंने बताया, एकदम बेसिक चीजें हैं। ये पेरेंट्स हैं, ये उनकी फर्स्ट प्रोजेनी, ये इनकी सेकंड प्रोजेनी, और अगर यहाँ पर मैं थर्ड भी बना देता, ठीक है, इनकी प्रोजेनीज भी दिखाता, तो वो थर्ड जनरेशन हो जाती।
तो एक एक जनरेशन हमने समझ ली कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन यहाँ पर आप फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट थिंग समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये अगर मैंने सिंबल यहाँ पे फॉर्म किया तो मैंने आपको प्रीवियस ही बताया था, अभी बताया कि यहाँ पर अगर जो ये हमारी फीमेल है और ये कलरफुल है, मतलब मैंने इसे डार्क कर दिया है, फिर उसके बाद तो इसका मतलब ये अफेक्टेड है, ठीक है। अगर ये हमारी फर्स्ट जनरेशन और यहाँ पे हमको अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है। दूसरी प्रॉब्लम में आप क्या कह रहे हो, दूसरी प्रॉब्लम में ये जनरेशन आपने देखी, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, तो इसका मतलब भाई दूसरी जनरेशन में भी हमें अफेक्टेड पर्सन मिल रहे हैं। थर्ड वन आपने देखा, ये भी अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड है। इट मीन्स कि हर जनरेशन में आपको यहाँ पर कैसे लोग दिख रहे हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं, अफेक्टेड पर्सन मिल रहे हैं। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स ये पेडिग्री हमारा कैसा है, डोमिनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं रिसेसु की बात करता तो रिसेसु की बात में कुछ ऐसे करता है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट एक और जनरेशन फॉर्म कर दी, ठीक है, एक और जनरेशन फॉर्म कर दी, और अब मैंने कहा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ जनरेशन यहाँ पे फॉर्म की, बट यहाँ पर एक जनरेशन ऐसी है जहां पर आपको कोई भी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, कोई भी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। इट मीन्स दैट स्टूडेंट ये कैसी है, ये रिसेसिव है। क्लियर है, ये पहचानना आ गया ना कि अगर कोई भी जनरेशन आपको इंडिविजुअली यहाँ पर इनफिल मिली, अफेक्टेड नहीं है कोई पर्सन, तो इसका मतलब वो क्या है, रिसेसिव है। और अगर हर जनरेशन हर प्रोजेनी, मतलब हर का मतलब एक लाइन देखेंगे, ये नहीं कि ये भी, अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये पेरेंट्स जो थे वो अफेक्टेड नहीं थे, तो मतलब कोई ना कोई एक जरूर मिलना चाहिए, सब नहीं बोल रहे, हम सब नहीं बोल रहे, कोई ना कोई एक जरूर अफेक्टेड अगर रहेगा हर जनरेशन में तो वो डोमिनेंट है, अदरवाइज वो जो प्रोजेनी हमको मिली है वो रिसेसिव है। इतना समझ गए आप लोग। नेक्स्ट समझते हैं कैसे कि ऑटोसोमल कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और सेक्स लिंक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। So here students, this problem I take from your NCERT book where the first problem is given. So student इस problem को हम यहाँ पर solve कैसे करेंगे, जो कि हमें पेडिग्री चार्ट दिया गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इस प्रॉब्लम में फिर से एक बार मैं आपको डोमिनेंट और रिसेसिव बताता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जनरेशन, आपको सेकेंड जनरेशन और आपको थर्ड जनरेशन में कोई ना कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में ये देखिए ये फीमेल अफेक्टेड है, फिर हियर फीमेल अफेक्टेड है और इधर मेल अफेक्टेड है, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर जो थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी फीमेल अफेक्टेड है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये कैसी है, ये जनरेशन जो हमने फॉर्म किया, मतलब ये जो कैटेगरी हमने फॉर्म की है ये क्या है, डोमिनेंट है। फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीजेस है, ये सेक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न। क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब क्या होता है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब बच्चा होता है कि अगर जो एक्स और वाई क्रोमोसोम जो मेल है, मेल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई को से, और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल्स को, तो हमेशा हमेशा ये एक्स क्रोमोसोम जो है वो किसको मिलता है, डॉटर को मिलता है, ठीक है, डॉटर को मिलेगा। और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम हमेशा किसको मिल रहा है, सन को मिल रहा है। तो इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। फिर से समझिएगा क्रिस क्रॉस पैटर्न, मैंने बोला मेल के पास जो एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम हमेशा किसके पास जा रहा है, डॉटर के पास जाता है। और फीमेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम है, वहां तो टू क्रोमोसोम्स हैं, तो वो जो एक्स क्रोमोसोम जा रहा है हमेशा वो सन के पास जा रहा है। क्योंकि आप ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सन के सन होना है ना, मतलब वो मेल चाइल्ड होना डिपेंड करेगा वाई क्रोमोसोम पे। तो एक क्रोमोसोम तो उसे फादर से मिलेगा और
दूसरा एक्स क्रोमोसोम किससे मिलेगा, उसे मदर से मिलेगा, तो आपका सन हो गया। अब यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम किससे मिल रहा, फादर से, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम किससे मिल रहा है, मदर से मिल रहा है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, हमारा सन फॉर्म नहीं, डॉटर फॉर्म होगी, है ना, यहाँ डॉटर फॉर्म होगी। तो एक एक्स क्रोमोसोम फादर साहब का है और एक एक्स क्रोमोसोम माँ का है, और तब वहां पर डॉटर का फॉर्मेशन होगा। तो इसी पैटर्न को कि हमेशा जो भी एक्स क्रोमोसोम है वो किसके पास ट्रांसफर होगा, सन के पास ट्रांसफर होगा, मदर का। ठीक है, तो अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो हो रहा है, इट मींस दैट ऐसे टाइप की डिसऑर्डर या ऐसे टाइप के पेडिग्री एनालिसिस को हम बोलेंगे सेक्स लिंक। और अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इट मींस दैट उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न देखिए, अब पैटर्न में यहाँ पर फीमेल क्या है, अफेक्टेड है। अब अगर फीमेल अफेक्टेड है तो मैंने आपको बताया कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो किसके पास जाएगा, सन के पास जाएगा। तो इनके जितने भी सन होंगे, डॉटर तो नहीं, बट जितने भी सन होंगे वो अफेक्टेड होने चाहिए। हमने चेक किया ये फीमेल है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हमने कहा एक एक्स क्रोमोसोम है और रिसेसिव डिसऑर्डर अगर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो नहीं होगा, 50% चांसेस होते हैं कि नॉर्मल चाइल्ड हो। तो फीमेल नहीं, मेल है, हाँ भाई सेक्स लिंक्ड है, हमने कहा एक्स क्रोमोसोम था इसके पास और वो इसके पास आ गया, बट ये नेक्स्ट मेल और ये अफेक्टेड नहीं है। इट मींस दैट स्टूडेंट यहाँ पर क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। देन उसके बाद अगला अगर हम और समझना चाहें तो ये फीमेल अफेक्टेड है और ये मेल अनअफेक्टेड है, और इनकी प्रोजेनी यहाँ पर अगर आप देखें तो फीमेल अफेक्टेड है, दोनों मेल अनअफेक्टेड हैं। तो फीमेल अगर अफेक्टेड थी तो सिंपल सी बात है, सन भी तो अफेक्टेड होने चाहिए थे ना, होने चाहिए या नहीं। अगर हम क्रिस क्रॉस पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस पैटर्न बच्चा फॉलो नहीं हो रहा है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट दिस इज अ ऑटोसोमल डिसऑर्डर। So hopefully students you understand about this problem. This problem is given in your NCERT and here I explain about how can you identify this pedigree chart in the case of a dominant, recessive, autosomal and sex link। तो मैंने आपको बताया कि ये डोमिनेंट है, फर्स्ट थिंग बताई, और दूसरी थिंग मैंने आपको बताई ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो बोन्स में मोस्टली प्रॉब्लम होती है, मसल्स में प्रॉब्लम होती है और जेनेटिक डिसऑर्डर का एग्जांपल होता है। तो ये था आपका पेडिग्री चार्ट, और यहाँ पर मैंने आपको पेडिग्री एनालिसिस एक तरीके से पूरी तरीके से, एक तरीके से नहीं पूरी तरीके से समझा दी है, और इतना बहुत है, इतना काफी है आपके लिए जानने के लिए। फर्दर हम लोग अभी और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम आप पेडिग्री एनालिसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो क्रोमोसोमल कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आप इनके जीन्स या इनके एलिल्स लिखें तो भी आप प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा है, एक्स वाई और यहाँ पर एक्स और एक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी डिसऑर्डर वाला है या फिर आप बात कर रहे हैं सेक्स लिंक क्रोमोसोमल की, तो फिर वो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेक्स लिंक की बात कर रहे होते, कलर ब्लाइंड या फिर हीमोफीलिया की बात कर रहे होते, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हीमोफीलिया के लिए, कलर ब्लाइंड के लिए आपने सी रिप्रेजेंट कर दिया है ना, यहाँ पर सी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर कलर ब्लाइंड के लिए नहीं, आप हीमोफिलिक के लिए ले रहे हैं, तो एक्स एच यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना होपफुली बहुत होगा आपके लिए पेडिग्री एनालिसिस के लिए। काफी चीजें आज हम लोगों ने समझी हैं, चाहे वो पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड सिंबल्स रहे हों, म्यूटेशन की प्रोसेस रही हो। सो मैनी टॉपिक वी cover in this video. Hopefully you understand all the topic related to this video, and next हम लोग disorders पढ़ेंगे जो कि हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो फिलहाल थैंक यू।